नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम वीडियो में जानेंगे मानसून सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसून से रिलेटेड क्या क्या हैजर्ड्स और रिस्क आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं आपके वर्कर्स को, आपके लेबर्स को, आपके स्टाफ को, और इन खतरों से बचने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। इन सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मानसून सेफ्टी प्रिपरेशंस। दोस्तों अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी प्लांट में काम करते हैं, तो जो रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम या फिर जो मानसून का मौसम होता है, ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर आपने इससे निपटने के लिए सही तरीके से तैयारियां नहीं की हैं। तो जितने भी आपका सेफ्टी प्रोग्राम है ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने पहले से इन सब चीज़ों के लिए, जो इसके खतरे हैं, जो रिस्क हैं, उससे बचने के लिए अगर आपने पहले से प्रिपरेशन प्लान तैयार नहीं कर रखा है तो जो भी आपके सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसे में कोई भी एक्टिविटी मानसून की वजह से रुकने से आपकी कंपनी का समय बर्बाद होता है और फिर पैसे का लॉस होता है। तो इन सब से निपटने के लिए जो भी मानसून से खतरे होते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसमें हम वीडियो में देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो इंडस्ट्री है, जो प्लांट है, वहां पे मानसून और बरसात के कारण किस तरीके के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल शॉक। बरसात के मौसम में मॉइस्चर की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक होने की जो घटनाएं होती हैं वो आम बात हो जाती हैं और इसके केसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने से फायर होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपके प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांस होता है और जो इक्विपमेंट है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो खतरा है वो स्लिपरी हैजर्ड, फॉल ऑन स्लोप। तीसरा खतरा जो हेल्थ एंड हाइजीन इशू। बरसात के टाइम में बहुत से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। जब कहीं पे एक्सकेवेशन होता है या ट्रेंचिंग होती है तो उसमें जब उसके आसपास की मिट्टी ढहने लगती है अंदर की तरफ तो उसे केविन बोला जाता है। पुअर विजिबिलिटी एक आम बात है जब भी खराब मौसम होता है उसके दौरान। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी एक आम समस्या है। अगला जो खतरा है वो वॉल स्ट्रक्चर कोलैप्स। किसी वॉल या स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, ढह जाना। हैवी विंड स्टॉर्म, बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चलना, आंधी चलना, तूफान का आना, ये सब खतरा है। लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का गिरना। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जैसे पहाड़ी एरिया होते हैं, और आपके वर्क प्लेस पे कुछ डेंजरस एनिमल्स जैसे सांप और बहुत सारे जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड खतरे होते हैं। तो ये जो आप खतरे मैंने आपको बताया, ये सारे खतरे हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे मानसून के दौरान। आगे हम वीडियो में एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से इसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। इससे लॉस, प्रॉपर्टी लॉस और इक्विपमेंट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। किस तरीके से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। जितने भी आप वायर और केबल यूज कर रहे हैं उन सबको यूज करने से पहले सबको एक बार चेक करना है, और कहीं पे भी अगर ज्वाइंट या कट है तो तुरंत उसे रिप्लेस कर देना है। जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल और इलेक्ट्रिकल बोर्ड का आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कवर्ड होने चाहिए ओवरहेड तरपुलिन से, ताकि किसी भी तरीके का उसमें पानी जाने के चांसेस ना हो, मॉइस्चर जाने के चांसेस ना हो। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से बैरिकेड करके रखना चाहिए और इलेक्ट्रिकल साइनेज लगाने चाहिए ताकि वहाँ पे पता चल सके कि यहाँ पे खतरा है इलेक्ट्रिकल का। जितने अभी आपके पैनल बोर्ड होंगे उन सब में ELCB और RCCB इंस्टॉल होनी चाहिए। खराब मौसम के दौरान क्या होता है कि जब मौसम खराब होता है तो अंधेरा हो जाता है, और जहाँ पे डे लाइट जाती है आपकी, आप वहाँ पे बिना किसी बल्ब की सहायता से काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप खराब मौसम में काम करना चाहते हैं तो इल्यूमिनेशन का प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए वहाँ पे, और जो भी आपके स्टेयर केस हैं, जो भी कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। मानसून के मौसम में लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। इससे मॉइस्चर जाने से या फिर पानी जाने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है, शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है। जितने भी आप टेम्पररी इलेक्ट्रिकल केबल्स का यूज़ कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से हैंग किया होना चाहिए, वो इधर उधर पड़े नहीं होने चाहिए वॉक बेस में। जो भी बल्ब आप यूज कर रहे हैं, LED यूज कर रहे हैं, हेलोजन्स यूज कर रहे हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए और प्रोटेक्शन ग्लासेस प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि बरसात से उन्हें प्रिवेंट किया जा सके।
जितने भी पिन प्लग या सॉकेट्स आप यूज कर रहे हैं, जितने भी इंस्टॉलेशन है आपके, उन सबको एक बार चेक करना है प्रॉपर तरीके से। कोई भी वायर बिना प्रॉपर प्लग के यूज नहीं किया जाना चाहिए वर्क प्लेस पे। जितनी भी मशीनरीज हैं उन सब के लिए प्रॉपर फाउंडेशन का होना ज़रूरी है, और ये एक प्रॉपर हाइट पे होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके के वाटर लैगिंग होने से या पानी जाने का उसमें खतरा ना हो। जब मशीनरी का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कवर्ड होनी चाहिए। जितनी भी मशीनरीज हैं उन सब में प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो एरिया है वो पूरी तरह से लेवल होना चाहिए, और कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कहीं भी मशीन के आसपास। जितने भी आपकी ड्रेन लाइंस है वो सब क्लियर होनी चाहिए। सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स को आप तरपुलिन से ढक के रखेंगे ताकि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को अवॉइड किया जा सके। टावर क्रेन्स के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगे होने चाहिए ताकि किसी भी बिजली गिरने की संभावना में उन्हें अरेस्ट करके ग्राउंड किया जा सके। टावर क्रेन के जो बेस होते हैं उन सबको तरपुलिन से ढक के रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का अर्थ लीकेज को अवॉइड किया जा सके। जो भी आप केबल्स यूज कर रहे हैं उन सब का पीरियोडिक टेस्ट होना चाहिए, समय समय पर टेस्ट होते रहना चाहिए। किसी भी तरह का डैमेज पाए जाने पे तुरंत उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। जो भी आप मशीनरी यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, टाइम टाइम पे उनमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मानसून के सीजन में मॉइस्चर की वजह से उनके जाम होने के चांसेस होते हैं। अब जो नेक्स्ट हैजार्ड है वो है स्लिपरी हैजार्ड, फॉल ऑन स्लोप। इसको देखेंगे किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। आपके वर्क प्लेस पे या किसी बिल्डिंग में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। अगर ग्राउंड लेवल पे कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे तुरंत डीवाटरिंग कर देनी चाहिए, पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। एक डीवाटरिंग पंप का अरेंजमेंट होना चाहिए और एक आइडियल लोकेशन पे उसे फिक्स करना चाहिए ताकि जो पानी का स्टोरेज हो तो उसे निकाला जा सके। अगर मानसून के बीच में आपके वर्कर काम करते हैं तो जरूरी है कि उनके पास रेन कोट होना चाहिए और रेन शूज होने चाहिए, यानी कि गमबूट्स होने चाहिए, और जिनमें स्टील टो होंगे। जो भी मटेरियल आपको वर्क प्लेस पे स्टोर करना है वो प्रॉपर तरीके से स्टैकिंग होनी चाहिए उनकी, और तरपुलिन से ढके हुए होने चाहिए। अगर कोई एरिया रिक्वायर्ड है जहाँ पे आपको ऊपर से ओवरहेड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसे आप तरपुलिन से ढक के टेम्पोररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जितने भी बिल्डिंग के एंट्रेंस और एग्जिट हैं वो ओवरहेड प्रोटेक्शन वहाँ पे होने चाहिए ताकि ऊपर से बारिश से या फिर कोई इक्विपमेंट गिरने के चांसेस ना हो। जब भी आप किसी हाइट पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस, जैकेट और शूज जो हैं ये मैंडेटरी होने चाहिए आपके पास। रोड पे जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, उन्हें रेगुलर बेसिस पे हटा देना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे अगर कहीं पे कंक्रीट का मड है या सॉइल मड है तो उन्हें टाइम टाइम पे डेली बेसिस पे हटाते रहना चाहिए। रोड पे कहीं भी वाटर लैगिंग नहीं होने देना चाहिए, वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इससे एक्सीडेंट हैं। कोई भी एक्सकेवेशन आपकी साइट पे है तो वहाँ पे प्रॉपर हार्ड बैरिकेडिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। एक्सकेवेशन के अंदर पानी जमा होने पे या जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पे बरसात का पानी जमा हो जाने पे आपको डी वाटरिंग के लिए सुटेबल अरेंजमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो आपके वर्क प्लेस पे एक्सकेवेशन एरिया हैं वहाँ पे साइनेज लगे होने चाहिए और वहाँ पे अनऑथराइज एंट्री और एग्जिट पर रोक होनी चाहिए। जो भी आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे हैं, जो भी केबल आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हैंग होने चाहिए जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ना हो। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे मानसून के दौरान, उनके पास वो एक्सकेवेशन में अगर काम कर रहे हैं या किसी पिट में काम कर रहे हैं तो उनके पास गमबूट होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हैजर्ड हमारा वो है हेल्थ एंड हाइजीन इशूज़। बारिश के मौसम में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड लोगों को कॉमन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो बरसात के मौसम में लोगों को होती हैं, जैसे कि डेंगू, कोल्ड, फ्लू, फूड इन्फेक्शन होता है या फिर वाटर इन्फेक्शन होता है। तो ये कुछ कॉमन इलनेस होता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए, तो सबसे पहला है जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, और उस जो टैंक है जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हैं जिस कंटेनर में, टाइम पे उसकी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे इंसेक्टिसाइड्स का टाइम पे स्प्रे होते रहना चाहिए। इन केस ऑफ इल हेल्थ आपको तुरंत आपके जो फर्स्ट एड में डॉक्टर्स हैं, साइट पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। आपको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, आपको खुद से कोई दवाई किसी तरह की नहीं लेनी चाहिए। जितनी भी ड्रेन लाइंस होती हैं वो सब क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। जो कैंटीन एरिया है या फिर जहाँ पे भी कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट होता है वो सब क्लीन होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए।
जितना भी आपका लेबर और या फिर स्टाफ है उन सब का महीने में एक बार मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट होना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार जो भी लेबर के हटमेंट्स हैं उन सबको तरपुलिन से कवर होना चाहिए। जो लेबर हटमेंट्स हैं उन टाइम टाइम पे क्लीनिंग होती चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि किसी भी तरीके के वायरल को अवॉइड किया जा सके साइट पे। वर्कप्लेस पे जितने भी वाटर स्टैगिंग के सोर्सेज हैं उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे क्लोज कराना चाहिए। जो भी पीने का पानी होगा वो आरओ सिस्टम से क्लीन होना चाहिए, और जो भी आपके लेबर या वर्कर रहते हैं लेबर कैंप में उन सबको मॉस्किटो नेट प्रोवाइड होना चाहिए। आपकी साइट पे फर्स्ट एडर होना चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए रिक्वायर्ड मेडिसिन के साथ। मानसून के दौरान सही मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए ताकि जो आपकी बॉडी का टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी से ड्रेन हो सके। अगले हैजर्ड में हम देखेंगे केविन्स के बारे में। बरसात के मौसम में क्या होता है, जब कहीं पे टेंचिंग होती है, एक्सकेवेशन होता है, तो जो मिट्टी होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत टाइम ऐसा होता है मिट्टी की स्ट्रेंथ कम होने के कारण मिट्टी ढह जाती है और उसमें लोग फंस जाते हैं। तो ये एक खतरा होता है वर्कप्लेस पे। ज़्यादातर ये जो फेटल के केसेस होते हैं केविन्स के कारण, ये बहुत ही छोटे जॉब्स के कारण होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के जॉब्स होते हैं, इनके कारण लोग अंदर चले जाते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी ढह जाती है और उसमें फंस जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर जो आपका एक्सकेवेशन है वो 4 फीट से ज़्यादा गहरा है तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है। हाँ, अगर जो साइड की वॉल है वो सॉलिड है, बनी हुई है, सॉलिड वॉल है, तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपको अंदर जाना नहीं है जब तक कि वहाँ पे प्रॉपर स्लोपिंग सॉर्ड या फिर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना किया गया हो एक्सकेवेशन की जो मिट्टी है उसे गिरने से बचाने के लिए। नेक्स्ट हैजर्ड में देखेंगे पुअर विजिबिलिटी। पुअर विजिबिलिटी एक बहुत ही कॉमन हैजर्ड होता है मानसून के दौरान, खराब मौसम के दौरान। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉपर विजिबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जहाँ कहीं पे भी अगर विजिबिलिटी की कमी है तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेफ एनवायरनमेंट उसे नहीं माना जा सकता है। पुअर विजिबिलिटी से बचने के लिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन का होना चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। जहाँ कहीं भी प्रॉपर लाइटिंग ना हो, डे लाइट ना पहुँच रही हो, तो ऐसी जगह पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए काम करने के लिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं या ग्लासेस लगाते हैं तो उस पर एंटी फॉग स्प्रे होना चाहिए, या फिर बाहर जाने से पहले टाइम टाइम पे उन्हें साफ करते रहना चाहिए ताकि उस पर फॉग जमने के चांसेस ना हो और आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहे। हुड पहनना चाहिए आपको या हैट का यूज करना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, ताकि जो पानी है वो आपके विजन को ब्लॉक ना कर सके। मानसून के दौरान आपको हाई विजिबिलिटी का क्लॉथिंग पहनना चाहिए, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे व्हीकल ट्रैफिक होता है या फिर हैवी मशीनरीज का यूज होता है। ऐसे में अगर पुअर विजिबिलिटी होती भी है तो आपके विजिबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे रेन गियर का भी अब रिफ्लेक्टिव वेस्ट का यूज नहीं करना है जो डल हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और जो उसका रिफ्लेक्टर है वो काम नहीं कर रहा है। अगली जो वर्कप्लेस पे प्रॉब्लम आती है वो है वाटर लॉगिंग। ये एक कॉमन समस्या होती है वाटर लॉगिंग की। इससे आपको प्रिवेंट करने के लिए टाइम टाइम पे जो वाटर का ड्रेनेज चैनल्स हैं उन सबको टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए और उनकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस है उनको कंडक्ट करते रहना चाहिए। अगर ज़रूरत है किसी तरह की मेंटेनेंस की, तो सफाई की, तो कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं तो वहाँ पे डी वाटरिंग पंप का अरेंजमेंट होना चाहिए या फिर स्टैंड बाई पंप्स का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप वहाँ से पानी को बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वॉल या स्ट्रक्चर कोलैप्स। वॉल या स्ट्रक्चर कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको टाइम टाइम पे साइट विजिट करते रहना चाहिए। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें नोट डाउन करना चाहिए और उन पे जो भी एक्शन लेना है वो लेते रहना चाहिए। जो वॉल या स्ट्रक्चर हैं उनके आसपास के एक्सकेवेशन को या फिर जो सॉइल है उसके कंडीशन को चेक करते रहना चाहिए। कहीं भी वॉल या स्ट्रक्चर के पास में कोई वाटर ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। कहीं भी वॉल या स्ट्रक्चर के आसपास आपको किसी भी तरीके की एक्टिविटी या फिर असेंबली को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई एक्सकेवेशन एरिया है तो वहाँ पे बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। अगला जो खतरा है वो हैवी विंड और स्टॉर्म। खराब मौसम के दौरान बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, तूफान आंधी आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आपके वर्कर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, जब भी कोई आंधी या तूफान आता है तो धूल का क्लाउड बन जाता है जिससे जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और ऐसे में जो व्हीकल कोलिजन के चांसेस होते हैं, व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रोड साइड पे। ऐसे ऑब्जेक्ट जो तेज हवा के कारण उड़ सकते हैं उन्हें सिक्योर करके रखना चाहिए। इस चीज़ को श्योर करना है कि आपके वर्कप्लेस पे इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड बैग्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए किसी भी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए।
हैवी विंड या स्टॉर्म में आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई जा सकती है, तो इसके लिए आपके पास बैकअप लाइटिंग होनी जरूरी है, हैंडलैम्प से लाइट ऑन होने जरूरी होती हैं। जब भी तेज हवा चल रही है तो कहीं पे भी किसी बड़े पेड़ के नीचे या इलेक्ट्रिकल पोल के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। खराब मौसम के दौरान आप जितने भी स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर क्रेन्स हैं उन सबको छूना अवॉइड करना चाहिए। वेट वेदर के दौरान जो लाइव वायर्स होती हैं इनसे आपको खतरा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी कोई तेज हवा या आंधी चलती है तो आपको कहीं ऊंचाई पे खड़ा नहीं होना चाहिए या फिर काम नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई लूज मटेरियल स्टोर्ड है। किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के रूफ पे भी आपको खड़ा होना नहीं चाहिए, ना ही काम करना चाहिए इस कंडीशन में। विंडोज और मेटल डोर से आपको दूर खड़ा होना चाहिए जब भी कोई तेज हवाएं चलती हैं। तो जितनी भी साइट एक्टिविटीज चल रही हैं, हाइट वर्क एक्टिविटी चल रही हैं या फिर जो टावर क्रेन्स या मोबाइल क्रेन्स की एक्टिविटी चल रही है, इन सब को रोक देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लोड उस पर है उसे डाउन करने के बाद ही उसे रोकना चाहिए। हाइट वर्क की सारी एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में। लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रिवेंशन के लिए जब भी आप थंडर सुनते हैं, बिजली जब कड़कती है, इसकी आवाज़ सुनते हैं, तो आपको तुरंत अंदर चले जाना चाहिए किसी क्लोज स्ट्रक्चर में, किसी बिल्डिंग में, क्योंकि बाहर में कोई भी ऐसी जगह सेफ नहीं है जिससे लाइटनिंग से बचा जा सके। खराब मौसम में लाइटनिंग होने से फायर होने के चांसेस होते हैं, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए आपके साइट पे, आपके वर्क प्लेस पे अप्रोप्रिएट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जब भी आप किसी थंडर स्टॉर्म के टाइम में, किसी लाइटनिंग के टाइम में आप आवाज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो अगर आप किसी ओपन स्पेस में हैं तो आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक उसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। किसी भी तरीके के स्टील स्ट्रक्चर या टावर क्रेन्स को छूने से अवॉइड करना चाहिए। लाइटनिंग के बंद होने के 30 मिनट तक आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी आप कोई थंडर स्टॉर्म सुनते हैं, कोई लाइटनिंग की आवाज़ सुनते हैं, तो आपको किसी भी तरीके के वायर को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले उसे अनप्लग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जब लाइटनिंग होने लगती है, आवाज़ आपको सुनाई देती है बिजली कड़कने की, तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके के वायर को टच नहीं करना चाहिए, प्लग को टच नहीं करना चाहिए। जो कोडेड फ़ोन होते हैं, जिनमें वायर वाले फ़ोन होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इस कंडीशन में इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। जब भी कहीं पे बिजली कड़कती है तो आपको जो भी आपके सिंक्स हैं, शावर या ट्यूब हैं, या फिर टॉयलेट्स में जो भी आपके स्टील या फिर आयरन के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उन सबको छूना नहीं चाहिए, कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं, जैसे कि पहाड़ी एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी साइट है, आपकी कंपनी है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, तो आपको एक इवैक्यूएशन प्लान क्रिएट करना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपकी फैमिली के साथ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या फिर जो आपकी वर्क प्लेस है तो वो आपके वर्कर के साथ वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए और किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, टाइम टाइम पे उसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। एक इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किट होनी चाहिए आपके पास। आसपास के एरिया से और जो लैंड्स हैं उनसे आपको अवेयर होना चाहिए जहां भी आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, ताकि आप डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करने में सक्षम हो, क्या हो सकता है और क्या क्या आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके का खतरा महसूस होता है तो तुरंत उस जगह को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की अनयूजुअल साउंड सुनाई देती है, कोई मूविंग डेब्रीज सुनाई देता है, या फिर पेड़ों के क्रैक होने की आवाज़ सुनाई देती है, आपको किसी बोल्डर गिरने की आवाज़ आती है, तो आपको तुरंत उस एरिया को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। अगर आप किसी स्ट्रीम या चैनल के पास काम कर रहे हैं तो आपको ये अलर्ट रहना होगा कि जब भी उसमें वाटर फ्लो जो होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। या फिर पानी का अगर कोई कलर चेंज होता है, साफ पानी से गंदा पानी आने लगता है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। जहाँ कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ होता है वहाँ से आपको दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर से लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं दोबारा। अगला जो हमारा हैज़र्ड है वो भी एक बहुत ही कॉमन हैज़र्ड है, ये स्नेक एंड अदर डेंजरस एनिमल्स कॉल। तो जब भी बारिश का मौसम होता है तो आपके वर्क प्लेस पे ये सब चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं, स्नेक निकलने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप वर्क प्लेस पे कहीं पे इस तरीके की सिचुएशन होती है तो कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे अवॉइड करना है। तो अगर आप बचना चाहते हैं कि स्नेक का आपको बाइट ना करे, काटे ना, तो इसके लिए आपको ये है कि आप जो भी जहाँ पे भी स्नेक है उसे वैसे छोड़ दें, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी उसे हटाना ज़रूरी है तो फिर किसी प्रोफेशनल जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए उसे हटाने के लिए। अगर आपको पहले से पता है कि ऐसी जगह पे ये सांप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं या फिर कोई डेंजरस एनिमल्स बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं, तो फिर आपको लॉन्ग प्रोटेक्टिव बूट्स पहनने चाहिए, लंबे हाथ का शर्ट पहनना चाहिए और पैंट पहनना चाहिए, जिससे कि जो स्नैक बाइट है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। जब भी आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो आपके जो वर्क एरिया है उसे पहले इंस्पेक्ट करना चाहिए काम करने से पहले। और जब भी कोई आप मटेरियल इधर से उधर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसके आसपास कुछ भी कोई वाइल्ड लाइफ हो सकता है, कोई डेंजरस एनिमल हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। डेंजरस एनिमल्स या स्नैक को आपकी साइड पे होने से एक तरीके से और प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है जो आपके वर्क प्लेस पे डेब्रिस पड़ा हुआ है, जो फालतू का कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, उन सबको समय समय पे बाहर निकलवा के फेंक देना चाहिए, ताकि आपके वर्क प्लेस पे जितना कम कचरा होगा उतने कम इन सब चीज़ों के मिलने के चांसेस होंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि मानसून प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं इन सबसे बचने के लिए, जो खतरे होते हैं उनसे। ऑलमोस्ट जो भी कॉमन हैजर्ड्स है वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, जो मानसून से बरसात से हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ इसमें छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।